रूस ने सीरिया में एक ऐसा खेल खेला है जिसे सुनकर आप ताज्जुब में आ जाएंगे। कहां तो लग रहा था कि रूस ने एक तरह से सीरिया थाली में रखकर अपने दुश्मनों को परोस दिया है, लेकिन अब यह बात खुल रही है कि 35 साल पुरानी एक चोट रूस भूला नहीं था। इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा था, पर रूस इस बार वो गलती करने को तैयार नहीं था जिसने उसे 35 साल पहले तबाह कर दिया था। वाइज हेड्स के हिंदी के इस दूसरे शो में मैं आशीष शुक्ला एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जो भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर चल रहे दांव पेचों में दिलचस्पी रखते हैं वो हैरान है कि रूस ने आखिर सीरिया को बचाने की जरा भी कोशिश क्यों नहीं की। इसका जवाब देने के लिए मैं आपको आज से 35 साल पहले ले जाता हूं। तारीख थी 15 फरवरी 1989। रूस का जो जनरल थे बोरिस ग्रमोव, वो अपनी सेना के साथ अफगानिस्तान से लौट रहे थे। अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आमू दरिया बहती थी। यह समय सोवियत यूनियन का था और उसके हिसाब से एक तरह से उज्बेकिस्तान सोवियत यूनियन का ही एक भाग था। नदी पार करते करते ग्रुमोव ने कहा था कि अब पीछे मैं यानी अफगानिस्तान में मैं एक भी रूस का सैनिक छोड़ के नहीं आ रहा हूं। ग्रुमोव के इस बयान में 9 साल का दर्द छुपा हुआ था। इन 9 सालों में अफगानिस्तान को संभालने में रूस ने करीब करीब 15,000 सैनिक गंवा दिए थे। फिर भी वो जो चाहते थे वो लक्ष्य उनका पूरा नहीं हुआ था। 9 साल पहले यानी 1979 में अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रही थी। अफगान सरकार रूस से मेल खाती थी और इसलिए उन्होंने विनती की कि आप अपना एक सैन्य की टुकड़ी, एक सेना की टुकड़ी अफगानिस्तान भेज दें और हम इन उपद्रवियों से निपट लेंगे। उस समय ये उपद्रवी इस्लामी जिहादी ग्रुप था। रूस ने बिना देरी किए ये विनती स्वीकार कर ली और एक टुकड़ी अफगानिस्तान में काबुल में भेज दी, पर स्थिति बद से बदतर होती चली गई। अफगान सरकार के दो बड़े नेता मोहम्मद तलाकी और हाफिजुल्लाह अमीन इन दोनों के बीच में ठन गई थी। अमीन ने मौका देखकर तलाकी का कत्ल कर दिया। अब अमीन के हाथ में अफगानिस्तान की सरकार थी। ये बात सोवियत यूनियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तलाकी उनके ज्यादा विश्वास के पत्ते थे और फिर अमीन ने अमेरिका से भी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी थी। सोवियत यूनियन ने इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने दिसंबर 1979 में अपना एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपना एक बड़ा सैन्य दल काबुल में भेजा। उनको आदेश था कि अमीन को खत्म कर दो, यानी उनको कत्ल कर दो। इस टुकड़ी ने वही किया जो उनको निर्देश मिले थे। अमीन मार डाले गए। अब उनकी जगह बारबरक कमाल अफगानिस्तान की गद्दी पर थे। सोवियत यूनियन की सेना ने जल्दी ही और क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, पर सोवियत यूनियन के सैनिकों को गुरिल्ला लड़ाई का जरा भी आइडिया नहीं था। इधर वो एक गांव जीतते और दूसरे गांव में जाते तो पहले वाले गांव में जिहादी फिर लौटकर उसे कब्जा कर लेते। इनसे निपटने के लिए सोवियत यूनियन अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता ही चला गया, पर स्थिति काबू से बाहर ही होती चली गई। अमेरिका ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान आज की तरह उस समय भी अमेरिका को सलाम ठोकता था। अमेरिका के निर्देश पर पाकिस्तान की आईएसआई ने इन जिहादियों को पैसे और हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए। उनको पैसे और हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया। ये इस्लामी जिहादी बाद में मुजाहिदीन के नाम से जाने लगे। यही मुजाहिदीन है जो बाद में तालिबान और फिर अल कायदा और फिर आईसिस का रूप लेते चले गए। ये विश्व में आतंकवादियों की शुरुआत थी और इस आतंकवादियों का सरगना था अमेरिका। आज भी विश्व में जो आतंकवाद है, जिसके अलग अलग नाम हैं, ये ज्यादातर अमेरिका की ही गलियों पर उनके ही निर्देश पर चलते हैं। जी हाँ, वही अमेरिका जो मानव अधिकारों की बात करता है, असल में वो आतंकवादियों का एक बरगद का पेड़ है। खैर, फिलहाल अफगानिस्तान पर लौटते हैं। मुजाहिदीन मजबूत किए जा रहे थे, समय बीतता जा रहा था, हफ्तों के महीने, महीनों के साल होते चले जा रहे थे। अमेरिका पूरी तरह से इस खेल में घुस गया था। वो इस्लामी जिहादी को पैसे और हथियार तो देता ही था, उनको ट्रेनिंग भी मुहैया करवाता था। उधर सोवियत यूनियन से ये बात संभल नहीं रही थी। ना तो उनसे मैदान छोड़ा जा रहा था और ना ही वो उसे जीत पा रहे थे। शहीद सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जब उनके शव वापस घर जाते थे तो कॉफिन का वजन 200 किलो होता था। शवों के कॉफिन के नाम पर ही कार्गो 200 एक बहुत
मशहूर नाम हो गया था। आज भी सोवियत यूनियन में जब मरे हुए सैनिक वापस शव उनका जब वापस घर आता है तो उसे कारगिल 200 के नाम से ही लोग संबोधित करते हैं। आखिर 1988 में सोवियत यूनियन ने वापस जाना शुरू कर लिया। उन्होंने इस बात को मान लिया कि अब अफगानिस्तान में उनकी दाल नहीं गलेगी। 1 साल के अंदर पूरी की पूरी सेना उन्होंने अफगानिस्तान से हटा ली थी। इस लड़ाई ने एक तरह से सोवियत यूनियन को तोड़ ही दिया था। घर में लोग तो नाराज थे ही, उधर इज्जत अलग उतर गई थी। इस लड़ाई से सोवियत यूनियन एक तरह से खोखला सा हो गया था। सोवियत यूनियन एक कागज का शेर लगने लगा था। 2 साल बाद पूरा का पूरा सोवियत यूनियन ही बिखर गया था। आज तक इतिहासकार ये बात मानते हैं कि सोवियत यूनियन की कब्र अफगानिस्तान में ही खुदी थी। ये किस्सा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि सीरिया में भी रूस ने कुछ ऐसा ही हालात अपने सामने खड़े हुए देखे। बशर अल असद की सरकार के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। जो सेना थी वो सिर्फ नाम की सेना थी। ना उनके पास वर्दी थी, ना हथियार, और ना ही उन्हें तनख्वाह अच्छी मिलती थी। एक सैनिक को $7 यानी करीब करीब $560 मिलते थे, और एक जनरल की जो तनख्वाह थी वो $40 हर महीने में थी, जिसे अगर आप रुपयों में कन्वर्ट करें तो वो $3500 होती है। जो सीरिया की आय थी, यानी तेल और कृषि से जो उनको आय होती थी, उस पर अमेरिका पहले से अपने पिट्ठू एसडीएफ के सहारे कब्जा किए हुए बैठा हुआ था। अगर रूस चाहता तो बशर अल असद सरकार को बचा भी सकता था, ये बात सही है, पर फिर उसके बाद क्या होता? रूस के सैनिकों को सीरिया पर कब्जा करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती। हो सकता था सालों लग जाते। वही अफगानिस्तान वाली स्थिति खड़ी हो जाती। उधर यूक्रेन के साथ फ्रंट पहले से ही खुला हुआ था। रूस समझ गया था कि ये दुश्मनों की एक चाल है। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की तरह सीरिया में भी रूस लंबे समय तक के लिए फंस जाए और इतना कमजोर हो जाए कि यूक्रेन में जो उनकी बाजी उन्होंने जीती हुई है वो एक तरह से हार जाए। यूक्रेन और सीरिया में अगर आपसे पूछा जाए कि रूस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि यूक्रेन होगा। नाटो को एक तरह से रशिया ने हरा ही दिया है। इस जीती हुई हार को, इस जीती हुई बाजी को हार में वो क्यों परिवर्तित करना चाहेगा? फिर भी सीरिया को उसके पैसों पे खड़े करने के लिए रूस को कम से कम $200 बिलियन खर्च करने पड़ते। इतना पैसा आखिर रूस लाता तो कहां से लाता? रूस के व्लादिमीर पुतिन ने इसलिए सीरिया में दखल ना देने का फैसला किया। उसके पीछे एक बड़ी सोच ये थी, और वो ये कि जनवरी 20 को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपना राज्यकाल संभालेंगे। अगले 4 सालों तक ट्रंप अमेरिका के सरताज होंगे। ट्रंप कह चुके हैं कि वो यूक्रेन के मसले का हल चाहते हैं, और रूस के सामने वो यूक्रेन के लिए एक प्रस्ताव रखेंगे। अब ट्रंप ने ये बोल तो दिया है, पर ये होगा कैसे? अगर पुतिन जीती हुई जमीन छोड़ देते हैं तो घर में उनकी भद्द हो जाएगी, और अगर ट्रंप यूक्रेन की हार स्वीकार कर लेते हैं तो अमेरिका में बवाल उठ जाएगा। अमेरिका की साख गिर जाएगी। नाटो भी अपनी इज्जत गंवाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो ट्रंप से मिलना चाहते हैं और वो ट्रंप से मिलेंगे भी, और अगर ना भी मिले तो दोनों देशों के बीच में बातचीतों का चैनल हमेशा से खुला रहता है, अभी भी खुला हुआ है। ट्रंप को संदेश ये जाएगा कि क्यों छोटी छोटी बातों में पड़ रहे हैं, आप बैठ के हमारे साथ सिक्योरिटी का एक ऐसा ढांचा क्रिएट करें जिससे पूरा विश्व स्थापित हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। आओ हम बैठकर ये बातें करते हैं कि खतरनाक अस्त्रों के निर्माण और उसके प्रयोग पर किस तरह से पाबंदी लगे, किस तरह उनको पे अंकुश लगे। ट्रंप भी घर में उसके बाद ये कह सकेंगे कि देखो मैंने तीसरा विश्व युद्ध होने से बचा लिया। फिर इसमें यूक्रेन कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा, और पुतिन अपने लोग देशवासियों से ये कहेंगे या दुनिया के सामने ये कहेंगे कि जीत के नाम पर मैंने अमेरिका का तुम्हें बशर अल असद या सीरिया तो दे ही दिया है, ये सीरिया और यूक्रेन अब तुम छोड़ो। अब एक बड़ा हम खेल खेलते हैं, कुछ तुम जीतो कुछ मैं जीतता हूं। इससे घर में हमारी इज्जत भी रहेगी और बाहर भी हम सीना तान के खड़े हो सकते हैं। एक तरह से पुतिन एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। वो दुनिया को दसियों सालों को दुरुस्त करने की कोशिश में है। सीरिया की कीमत अगर आप सोचिए तो रूस के लिए 2 कौड़ी की भी नहीं है। वैसे तो
यूक्रेन की भी कीमत अमेरिका के सामने एक पैसे की भी नहीं है। अमेरिका ने हालांकि उनके ऊपर पैसे बहुत लुटाए हैं, हथियार बहुत दिए हैं, लेकिन अगर आप कीमत की बात करें तो अमेरिका के लिए यूक्रेन की कीमत भी ढेले भर की भी नहीं है। जिस तरह आज ये बातें होती हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से हार कर निकला, ऐसे ही यूक्रेन का मसला भी कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे। और जिस तरह से अखबारों में अफगानिस्तान की आज चर्चा भी नहीं होती, वैसे ही यूक्रेन का जिक्र भी आने वाले समय में एकदम से गायब हो जाएगा। आखिर हमारे और आपके अखबार हैं तो पश्चिमी ताकतों के गुलाम ही। जो वो चाहते हैं ये अखबार वाले वही लिखते हैं। तो ये है पुतिन का एक बहुत बड़ा खेल, एक मास्टर स्ट्रोक। वो अभी तक यूक्रेन में अपनी जो जीत है उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं और उनके लिए सीरिया इस समय बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। जरूरी है कि दोनों देशों यानी अमेरिका और रूस के ढहते हुए संबंधों को संभाला जाए। वो संभल गए तो विश्व भी संभल जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह अब समझ में आ गया होगा कि रूस ने सीरिया में क्यों हस्तक्षेप नहीं किया। बशर असद उनके दोस्त जरूर हैं और इसलिए वो मास्को में सुरक्षित बैठे हुए हैं। ईरान पर कुछ हो इसके रोकने के लिए ईरान और रूस में जनवरी में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का समझौता हो रहा है। सीरिया में इजराइल और तुर्की सर फुटबॉल करने के लिए तैयार बैठे हैं और तुर्की इजराइल पर देखा जाए तो बहुत भारी है मिलिट्री के, अगर आप आकलन से कहें तो। इजराइल गया तो रूस को भी मिडिल ईस्ट का माहौल एक बार फिर संभालने का मौका मिल जाएगा, कंट्रोल करने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में जो लीडरशिप है सुन्नी की वो तुर्की के पास आ जाएगी, शिया लोगों की जो लीडरशिप है वो तो ईरान के पास है ही है। इस तरह मिडिल ईस्ट पर तुर्की और ईरान छा जाएंगे, जो पिछले 1000 साल से अगर आप देखें तो यही दोनों देश मिडिल ईस्ट पर छाए रहते हैं। दोनों ही रूस के आभारी होंगे। इससे सऊदी अरेबिया और गल्फ के जो देश हैं जो अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं वो भी एक तरह से लाइन पर आ जाएंगे। चाइना और रूस को जाने के लिए न जाने कितने ट्रांसपोर्ट के कॉरिडोर यहाँ से निकल पाएंगे। यूरोप और एशिया और साथ ही साथ अफ्रीका का भी एक तरह से जुड़ना बहुत संभव हो जाएगा। और अगर ये हुआ तो धीरे धीरे अमेरिका का प्रभाव, उनका वर्चस्व दुनिया से खत्म हो जाएगा और इस तरह पश्चिमी ताकतों की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। तो ये था बड़ा खेल। रूस का ध्यान बड़े और ज्यादा जरूरी मसलों पर है। जिस विश्व को हम जानते हैं उसकी जगह एक नए विश्व की संरचना होने जा रही है। हमारे आंखों के सामने ये गतिविधि हो रही है और इसमें लीड रोल रहेगा चाइना, ईरान और रशिया का। सच मानिए तो अमेरिका और इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो आज के शो में बस इतना ही। इसी के साथ मैं आशीष शुक्ला अब आपसे विदा लेता हूं। आप अभी तक देख रहे थे वाइज हेड्स हिंदी में और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने कमेंट्स हमें भेजते रहेंगे, हमें सब्सक्राइब करते रहेंगे और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय एंड गुड लक।